अस्सलाम वालेकुम क्लास। इससे पहले हमने डेरिवेटिव्स ऑफ सिंपल मॉडल्स हमने पढ़े जिसमें आपके पास एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। उसके हमने सारे रूल्स भी कर लिए थे, उसकी इकोनॉमिक एप्लीकेशंस भी कर ली थी, और उसके बाद हमने ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कर लिया था। और उसके हमने एक्सट्रीम पॉइंट्स भी फाइंड कर लिए थे। अब हम आगे मूव करते हैं। हम अब करते हैं मल्टी वेरिएबल फंक्शंस के डेरिवेटिव्स कैसे मेजर किए जाते हैं और फिर उनका इकोनॉमिक्स में क्या काम होता है, उनकी एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं इकोनॉमिक्स में। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इंट्रोडक्शन पहले हम इसका ले लेते हैं। वी हैव डिस्कस्ड द डेरिवेटिव्स ऑफ अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन इन लास्ट लेक्चर। द फॉर्म ऑफ सिंगल वेरिएबल फंक्शन इज़ y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। इस पे हमने काम कर लिया हुआ है, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, जिसमें x आपका एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। नाउ वी डिस्कस द derivatives of the function which involves more than one independent variables. We can say that nth number of independent variables, and in functional form we can write it as z is a function of x, y and n। nth नंबर तक जा सकता है, x y z टी डब्ल्यू, जो भी आप इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखना चाहें वहाँ तक इसको nth नंबर तक आप इसको लेके जा सकते हैं। So when we have more than one independent variable, we can measure the change in dependent variable with respect to all independent variables. This process is called the partial differentiation. पहले हमारे पास सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, हम क्या करते थे कि डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज ड्यू टू दिस सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज मेजर कर लेते थे। अब हमारे पास एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो हम डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज को जब मेजर करेंगे तो हम पार्शली हर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज मेजर करेंगे वाई के अंदर, डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर, के आपके डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज कैसे आता है अगर पार्शली आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स चेंज होते हैं। तो इस प्रोसेस को पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। फॉर अ गिवन फंक्शन z इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, लाइक आपके पास अगर ये फंक्शन इस तरीके से हो, z इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, और उसको हम लिखेंगे कैसे, करली z और करली x। करली यहाँ पे उसी डेरिवेटिव को जो dz ओवर dx हम पहले लिखते थे उसी को शो करे, लेकिन करली का यहाँ पे मकसद क्या है कि ये पार्शियल ही है, यानी पार्शियल चेंज इन z विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम इसमें क्या करेंगे, आपके पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक x है और y है, तो हम पहले z के अंदर चेंज x के लिहाज से मेजर कर लेते हैं और उसको लिखते कैसे हैं, करली z और करली x। द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, that is curly z और curly x, measures the rate of change in z with respect to x while y is held constant। अब आपके पास एक चीज़ ये इम्पोर्टेंट है कि जब आप z के अंदर चेंज x की वजह से देख रहे हैं तो आपको y को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो जब आप y को कांस्टेंट रख के आप z के अंदर चेंज को मेजर करते हैं तो आपके पास क्या है, z के अंदर चेंज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। तो दूसरा एक और वेरिएबल भी है, डेट इज़ y। इससे पहले हमने x का वजह से चेंज z में देखा, हम y की वजह से चेंज z में देखते हैं। द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y, डेट इज़ करली z और करली y, मेजर्स द चेंज द रेट ऑफ चेंज इन z विद रिस्पेक्ट टू y वाइल x इज़ हेल्ड कांस्टेंट। जब आप z के अंदर चेंज y के लिहाज से देखें तो आप x को कांस्टेंट रखेंगे, जब आप z के लिहाज z के अंदर चेंज x के लिहाज से देख रहे हैं तो y को कांस्टेंट रखेंगे, जब y के लिहाज से देख रहे हैं तो x को कांस्टेंट रखेंगे। तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। एग्जांपल हम इसकी कर लेते हैं। सपोज z इज़ इक्वल टू 3x स्क्र वाई क्यूब, ये आपके पास एक फंक्शन है, इसमें आपके पास x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो अब हम इन दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट से z के अंदर हम चेंज मेजर कर लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं चेंज इन z विद रिस्पेक्ट टू x, करली z ओवर करली x। तो हमने जब ये कहा कि जब आप z के अंदर चेंज x के लिहाज से देख रहे हैं तो आपने y को कांस्टेंट ले लेना है, y को कांस्टेंट। तो हम क्या करते हैं,
ये जो 3 है ये 3x² के साथ भी है और ये 3y³ के साथ भी है, तो हम 3y³ को एज अ कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, तो उसको हम ब्रैकेट में कर दिया हमने। हम चेंज किसके लिहाज से देख रहे हैं, x के लिहाज से। तो हम किसका सिर्फ डेरिवेटिव लेंगे, x का, जो कि x² है। तो पीछे क्या बचता है, 3y³, उसको हमने कांस्टेंट रख लिया, उस कांस्टेंट को हमने अलहदा कर दिया ब्रैकेट में। तो पीछे हम क्या करते हैं, d/dx, x का हम डेरिवेटिव ले लेते हैं x के लिहाज से। ठीक है, x² आपके पास है, इसका जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो उसका डेरिवेटिव 2x आ जाता है। साथ कांस्टेंट भी अभी मौजूद है, डेट इज़ 3y³। अब ये 3y³ मल्टीप्लाई हो रहा है 2x के साथ, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 6xy³। तो जब z इज़ इक्वल टू 3x² का आप x के लिहाज से डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है, 6xy³। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 3x² है, आपने x के लिहाज से इसका डेरिवेटिव ले लेना है, और y³ जो है वो कांस्टेंट था, वो वैसे ही साथ आ जाएगा। तो एक तरीका तो इसका ये है कि आप x² को अलहदा कर दें और पीछे क्या बचता है 3y³, उसको आप कांस्टेंट ब्रैकेट में रख दें, कांस्टेंट करके ब्रैकेट में रख दिया। पीछे क्या बचा था x², उसका आपने डेरिवेटिव ले लिया तो वो 2x आया। तो इस 2x को आप कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, डेट इज़ 6xy³, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। एक और तरीका भी है, वो क्या है कि आपके पास फंक्शन क्या है, 3x² y³। ठीक है, y³ को आप कांस्टेंट रख दें, कांस्टेंट लाइक आप ये कंसीडर करें कि आपके पास सिर्फ जो फंक्शन है वो 3x² है। जब आप 3x² का डेरिवेटिव लेते हैं x के लिहाज से तो आपके पास क्या आंसर आता है, 6x। तो जो कांस्टेंट आपने रखा हुआ था y³ वो आप उसके साथ एज इट इज़ एंड पे अटैच कर दें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6xy³। सो करली z और करली x इज़ इक्वल टू 6xy³। तो अब हम देखते हैं z के अंदर चेंज y के लिहाज से, करली z और करली y। सो अब आपके पास वही फंक्शन था 3x² y³। अब आप क्या करें, अब आप y के लिहाज से चेंज देख रहे हैं, तो अब हमें x को कांस्टेंट करना है, x को। तो हम 3x² को कांस्टेंट कर दिया, ब्रैकेट में लिख दिया, और y³ का हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। जब y³ का डेरिवेटिव लेंगे तो 3y² आ जाएगा। सो 3y² मल्टीप्लाई हो रहा है आपका 3x² के साथ। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है, 9x² y²। 9x² y², ये 9x² y² क्या है, डेट इज़ बेसिकली चेंज इन z विद रिस्पेक्ट टू y। तो इसको भी हम उसी तरीके से कर सकते हैं कि आप क्या करें, x² को अलहदा कर दें, x², पीछे आपके पास क्या बचेगा, 3y³। 3y³ का आप y के लिहाज से डेरिवेटिव ले लें, वो आपके पास 9y² आ जाएगा। साथ x² जो कांस्टेंट रखा था उसको एज इट इज़ एंड पे अटैच कर दें साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9x² y²। ये एक और एग्जांपल है इसकी, जो कि क्वेश्चन है आपके पास, z इज़ इक्वल टू 5x³ माइनस 3x² y² प्लस 5y की पावर 5, 7y की पावर 5। तो हमने क्या करना है, हमने z के अंदर पार्शली चेंज मेजर करना है। अब दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं x और y, तो हम z के अंदर चेंज पहले x के लिहाज से देख लेते हैं, फिर z के अंदर चेंज हम y के लिहाज से देख लेते हैं। तो जब हम z के अंदर चेंज x के लिहाज से देखेंगे तो आपके पास फंक्शन क्या है, 5x³। इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव लें x के लिहाज से तो आपके पास क्या आ जाएगा, 15x की पावर 2 या 15x²। तो नेक्स्ट फंक्शन क्या है, -3x² y², -3x² y²। आपने डेरिवेटिव किसके लिहाज से लेना है, x के लिहाज से। तो 3x² है, आप इसका डेरिवेटिव ले लें, आपके पास आएगा 6x, और y² साथ वैसे ही आ जाएगा, उसको हमने कांस्टेंट रख लिया। हमने डेफिनेशन में पढ़ा है, इसके इंट्रोडक्शन में पढ़ा है कि जब x के लिहाज से डेरिवेटिव ले लेते हैं y कांस्टेंट रख लेते हैं। तो 3x² का डेरिवेटिव लिया, वो आपके पास आया 3x² का डेरिवेटिव है 6x, और y² जो हमने कांस्टेंट रखा था उसके साथ वैसे ही आ गया, तो इसका आंसर आ जाएगा 6xy²। और एंड पे क्या बचता है, प्लस 7y की पावर 5। इस 7y की पावर 5 इस टर्म का आपने डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू x, यानी हमने 7y की पावर 5 में से ये चीज़ मेजर करनी है कि अगर इसमें x की
एक्स के अंदर तब्दीली आती है तो जी पे क्या असर पड़ता है, तो इसमें तो एक्स है ही नहीं, तो इसमें क्या तब्दीली आएगी, ज़ीरो। इसको इसको हमने कांस्टेंट अगर हम ले लेते हैं, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो ज़ीरो होता है, ठीक है। 7y⁵ में जब आप x के लिहाज से चेंज को मेजर करना चाहेंगे z के अंदर तो वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो x है ही नहीं। सो 7y⁵ को जब आप इसमें x के लिहाज से चेंज मेजर करेंगे z में तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या आया, करली z और करली x इज इक्वल टू 15x² माइनस 6y² x। अब हम इसमें चेंज मेजर करते हैं y के लिहाज से, करली z ओवर करली y। तो अब उसी तरीके से अब 5x³ में तो y है ही नहीं, हम y के लिहाज से चेंज मेजर कर रहे हैं, तो 5x³ में y है ही नहीं, तो y का चेंज फिर क्या होगा, ज़ीरो। तो यहाँ पे ये टर्म आपके पास ज़ीरो हो जाएगी। -3x² y² और डेरिवेटिव लिया जा रहा है y के लिहाज से, तो 3y² का जब आप डेरिवेटिव लेते हैं, 3y² का जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो 6y आता है, 6y और x² आप साथ वैसे लिख दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -6x²y। तो फिर आपके पास पीछे क्या बचा, 7y⁵, इसका आपने सिंपली y के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है, तो वो क्या आ जाएगा, 35y⁴। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, कर लीजिए वो करली y का, -6x² प्लस 35y⁴। तो यहाँ तक जो भी अब हमने काम किया है ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन कहलाती है, या फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। अब हम सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन पे जाते हैं। सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर क्या है कि जब आप अपने फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं पार्शियली, फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं पार्शियली, तो वो आपका कहलाता है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। जब आप उसी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो आपने लिया हुआ है उसका एक दफ़ा फिर डेरिवेटिव ले लें तो वो आपका सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कहलाता है। इसमें फिर मज़ीद दो चीज़ें हैं सेकंड ऑर्डर में, एक सेकंड ऑर्डर डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव है, यानी डायरेक्ट का मतलब क्या है कि अगर आपने करली z ओवर करली x फाइंड किया हुआ है, ओरिजिनल फंक्शन में x के लिहाज से चेंज मेजर किया हुआ है, डेट इज़ फर्स्ट डेरिवेटिव, उसी फंक्शन का दोबारा x के लिहाज से डेरिवेटिव ले लें, डेट इज़ सेकंड ऑर्डर डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव। या आपने करली z और करली y फाइंड किया हुआ है, उसी का दोबारा y के लिहाज से डेरिवेटिव ले लें, डेट इज़ सेकंड ऑर्डर डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव। एक सेकंड ऑर्डर क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव भी होता है, जिसको हम क्या कहते हैं कि अगर आपने करली z ओवर करली x फाइंड किया हुआ है, यानी z के अंदर चेंज x के लिहाज से मेजर है, उस चेंज को, उस फर्स्ट डेरिवेटिव को जो कि x के लिहाज से इवेल्यूएट है, उसको क्रॉस कर दें हम y के लिहाज से, यानी करली z और करली x का डेरिवेटिव दोबारा ले लें y के लिहाज से, तो वो सेकंड ऑर्डर, तो दूसरी दफ़ा डेरिवेटिव भी आ गया और वो क्रॉस हो गया। क्रॉस कैसे, पहले वो x के लिहाज से था, वो y के लिहाज से हो गया, या पहले वो y के लिहाज से हुआ था, अब उसको x के लिहाज से कर लें, तो ये क्रॉस है। तो सेकंड ऑर्डर में दो हैं, डायरेक्ट सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एंड क्रॉस सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। तो हम पहले डायरेक्ट को देखते हैं। गिवन अ फंक्शन z इज इक्वल टू z is a function of xy, the second order direct partial derivative signifies that the function has been differentiated partially with respect to one of the independent variables twice while the other independent variable has been held constant। कि दो दफ़ा हम अपने फंक्शन को डायरेक्टली, ठीक है, हम दो दफ़ा अपने फंक्शन को उसी लिहाज से जिससे पहले वो डिफरेंशिएट हुआ है उसको ट्वाइस, हम दो दफ़ा सेकंड टाइम अगर हम उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं तो वो आपका सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कहलाता है, और दूसरे वेरिएबल को हमने कांस्टेंट रखना है। लाइक f(x) का मतलब क्या है कि f(x) फर्स्ट क्या है कि आपका फंक्शन x के लिहाज से डिफरेंशिएट हुआ है, सेकंड x का क्या मतलब है कि दोबारा x के लिहाज से डिफरेंशिएट हो गया है। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं f(x) फर्स्ट वाला ब्रैकेट में, यानी कि f(x) जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, और ब्रैकेट के बाहर जो x है ये शो कर रहा है कि उस फर्स्ट डेरिवेटिव का जो कि x के लिहाज से लिया गया उसका दोबारा x के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे। या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं करली और करली x इंटू
करली जी और करली एक्स। करली जी और करली एक्स हम पहले फाइंड कर चुके हैं। अब दोबारा फंक्शन को पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के लिए। सो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें दोनों को, तो हम इसको अल्टरनेटिवली यूँ लिख सकते हैं, करली स्क्वायर जी ओवर करली एक्स स्क्वायर। तो इसको हम एफ एक्स एक्स पे लिख सकते हैं, एफ एक्स ब्रैकेट इंटू एक्स पे लिख सकते हैं, और करली स्क्वायर जी ओवर करली एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। डेट इज़ सेकेंड ऑर्डर डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के लिहाज से जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसका दोबारा एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव ले लें, ये सेकंड ऑर्डर डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव है। इसी तरह एफ वाई वाई भी है। एफ वाई का मतलब क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, और सेकंड वाई का मतलब क्या है कि इसको दोबारा वाई के लिहाज से डिफरेंशिएट करना है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, करली स्क्वायर जी ओवर करली वाई स्क्वायर। तो यानी कि अगर आपके पास एफ वाई है, यानी आप वाई के अंदर वाई के लिए वाई की विद रिस्पेक्ट टू वाई जी के अंदर आप अगर चेंज मेजर कर चुके हैं, डेट इज़ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू वाई, अगर आप उसका दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं वाई के लिहाज से, तो वो सेकंड ऑर्डर डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू वाई। In effect, f(x) measures the rate of change of the first order partial derivative f(x) with respect to x while y is held constant। f(x)x का मतलब क्या है? f(x)x measure करेगा चेंज ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव जो आप ले चुके हैं उसके चेंज को शो करेगा, किसके लिहाज से? दोबारा x के लिहाज से, और इसमें y कांस्टेंट होगा। इसी तरीके से एफ वाई वाई क्या मेजर करेगा? एफ वाई वाई मेजर करेगा फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एफ वाई के अंदर चेंज को, किसके लिहाज से? दोबारा अगर y के अंदर चेंज आए, और इसमें क्या होगा? x कांस्टेंट रखा जाएगा। अच्छा, दी क्रॉस, अब हम आ जाते हैं क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव पे, या इसको मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव्स भी कहते हैं। पहले हमने डायरेक्ट पढ़े हैं। डायरेक्ट क्या था कि x के लिहाज से पहला डेरिवेटिव लिया हुआ है, दूसरा दोबारा x के लिहाज से डेरिवेटिव ले लो। y के लिहाज से पहला डेरिवेटिव लिया हुआ है, दोबारा y के लिहाज से डेरिवेटिव ले लो, डेट इज़ एफ एक्स एक्स एंड एफ वाई वाई। अब हम क्रॉस की तरफ जाते हैं। द क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स वाई। अब एफ एक्स वाई का मतलब क्या है कि पहला एफ एक्स लिया हुआ है आपने, यानी पहले फंक्शन का एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लिया है। अब उस एक्स के लिहाज से जो आप डेरिवेटिव ले चुके हैं उसका अब आप वाई के लिहाज से डेरिवेटिव ले लें। एंड एफ वाई एक्स, इसका क्या मतलब है कि पहले वाई के लिहाज से डेरिवेटिव लिया हुआ है, अब इसका आप एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव ले लें। इंडिकेट दैट फर्स्ट द primitive function has been partially differentiated with respect to one independent variable, and then that partial derivative has in turn been partially differentiated with respect to the other independent variable। कि पहली दफ़ा उसका किसी और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से डेरिवेटिव लिया है, और दूसरी दफ़ा किसी और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से डेरिवेटिव ले लें, डेट इज़ कॉल्ड दी सेकेंड ऑर्डर क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव्स। और इसको लिखेंगे कैसे? एफ एक्स वाई, यानी एफ एक्स का मतलब क्या है कि पहली दफ़ा डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से लिया गया है और उसका डेरिवेटिव आप वाई के लिहाज से ले रहे हैं। इसको आप किस तरह लिख सकते हैं? करली स्क्वायर जी ओवर करली वाई इंटू करली एक्स, और एफ वाई एक्स भी है, जो कि क्या शो कर रहा है कि पहले y के लिहाज से आप डेरिवेटिव ले चुके हैं और उसका अब आप x के लिहाज से डेरिवेटिव ले लें। तो इसको अल्टरनेटिवली आप कैसे शो कर सकते हैं? करली स्क्वायर z ओवर करली x इंटू करली वाई। ये इसकी एग्जांपल है। फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर दोनों आएंगे इसके अंदर। z इज़ इक्वल टू 7x³ प्लस 9xy प्लस 2y की पावर 5। फाइंड क्या करना है? फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव एंड सेकंड ऑर्डर क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव्स। सो पहले हम फर्स्ट अपने ए पार्ट का आंसर करते हैं, डेट इज़ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव में आपके पास हम पहले देते हैं कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। आपके पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो हम क्या करते हैं? जी के अंदर चेंज मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड देन हम जी के अंदर चेंज को मेजर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। सो करली जी ओवर करली एक्स पहले फाइंड कर लेते हैं। तो 7x³ को जब आप सिंपली x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा? 21x²। जब आप 9xy को x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे,
9x को जब आप डेरिवेटिव लेते हैं x के लिहाज से तो वो 9 आ जाएगा और y आपके पास वैसे ही आ जाएगा, सो 9y। और 2y की पावर 5 को जो आप x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करें, क्योंकि इसमें x मौजूद ही नहीं है तो x के अंदर चेंज ज़ीरो होगा, सो यहाँ पे ये ज़ीरो हो जाएगा। सो ये क्या आ गया, करली जी और करली एक्स। अब हम चलते हैं करली जी और करली वाई की तरफ। डेट इज़ करली जी और करली वाई। 7x क्यूब में y मौजूद नहीं है, तो जब आपके पास 7x क्यूब में y मौजूद ना हो तो आप उसमें y के लिहाज से ही चेंज में ये करें तो वो ज़ीरो हो जाएगा। और इसी तरीके से आगे आपके पास आ जाता है 9xy, और y के लिहाज से आप इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं तो 9y को जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे y के लिहाज से तो वो 9 आ जाएगा। x आपने कांस्टेंट रखा हुआ तो वो वैसे ही साथ आ जाएगा, सो 9x और 2y की पावर 5, तो इसका y के लिहाज से डेरिवेटिव लेते हैं तो वो 10y की पावर 4 आ जाएगा। तो करली जी और करली y सिंपली आपके पास क्या आ जाता है, 9x प्लस 10y की पावर 4। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं, डेट इज़ सेकंड ऑर्डर डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव। वो क्या है, यानी करली z ओवर करली x, उसको हम f ऑफ x या z ऑफ x भी लिख सकते हैं, वो आप फाइंड कर चुके हैं। उसका दोबारा आप x के लिहाज से डेरिवेटिव ले लें, वो क्या आपके पास आ जाएगा 42x। और जब आप करली z और करली y डेट इज़ z y फाइंड कर चुके हैं, उसी इक्वेशन का दोबारा y के लिहाज से डेरिवेटिव ले लें, वो आ जाएगा 40y क्यूब। तो ये आपके पास क्या आ गए, zxx एंड zyy। zxx का मतलब क्या है कि जो zx था उसका दोबारा x के लिहाज से डेरिवेटिव लिया, zy जो था उसका दोबारा y के लिहाज से डेरिवेटिव लिया। अब हम थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं, डेट इज़ क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव, जो कि क्या है कि जो आपका x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट हुआ हुआ है उसको अब आप y के लिहाज से डिफ्रेंशिएट कर दें, और जो आपके पास y के लिहाज से डिफ्रेंशिएट हुआ है उसको आप x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट कर लें। तो जो करली z ओवर करली x था, जो आंसर आया था करली z ओवर करली x का, उसको आप y के लिहाज से डिफ्रेंशिएट जब करते हैं तो वो 9 आंसर आएगा उसका 9। और जो करली z ओवर करली y आपके पास आया था, उसको जब आप x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो भी 9 ही आएगा। तो ये अब आप नोट करेंगे जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे सेकंड ऑर्डर क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव का, तो जो करली जो आपके पास जी एक्स वाई होगा वो बराबर होगा हमेशा जी वाई एक्स के, यानी क्रॉस दोनों क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव आपस में बराबर होते हैं। ये एक और एग्जांपल है आपके पास, डेट इज़ जी इज़ इक्वल टू 9x स्क्वायर वाई क्यूब। आपने यही तीनों फाइंड करनी है, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव एंड सेकंड ऑर्डर क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव। और इसको अपने खुद ही आपने सॉल्व करना है, जो मैंने आपको पहले हमने पढ़ लिया हुआ है उसको देखते हुए, उन एग्जांपल्स को देखते हुए आपने सॉल्व करना है।